नमस्कार। आज हम एक दिमाग की एक खास तरह की ब्लीडिंग पर बात करने वाले हैं। इसे कहते हैं पेरीमेनेंसेफेलिक सब अरेक्टिनॉइड हेमरेज, शॉर्ट में PMSAH। हमारे पास कुछ रिसर्च है इस पर और हम समझना चाहते हैं कि ये आखिर है क्या, क्यों होता है और ये जो आम एन्यूरिज्म वाला ब्रेन ब्लीड है उससे कैसे अलग है। जी बिल्कुल। पीएमएसएच ये एक तरह का सब अरेक्टिनॉइड हेमरेज ही है, मतलब दिमाग की सतह पर खून आना। पर खास बात यह है कि ये नॉर्मली एन्यूरिज्म के फटने से नहीं होता। वो जो धमनी में गुब्बारा बन जाता है, वो वजह नहीं होती इसमें। अच्छा, एन्यूरिज्म नहीं। हाँ, इसमें खून दिमाग के बीच वाले हिस्से, मिड ब्रेन के पास की जगहों में सिस्टर्न्स में जमा होता है। और ये सभी एसएएच का छोटा हिस्सा है, करीब 5 से 10%। पर अगर हम सिर्फ उन एसएएच को देखें जिनमें एन्यूरिज्म नहीं होता, तो उनमें ये काफी कॉमन है, लगभग 1/3। ठीक है, तो अगर ये एन्यूरिज्म से नहीं होता तो फिर ये खून आता कहाँ से है दिमाग में? ये जानना दिलचस्प है। हाँ, यही बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, लगभग 95% मामलों में हमें पक्का कारण पता ही नहीं चलता। सच में 95%? जी, जो मौजूदा रिसर्च है वो इशारा करती है कि ये शायद दिमाग की जो गहरी नसें हैं, वेन्स, या बहुत ही बारीक खून की नलियां, कैपिलरीज, उनके फटने से होता है। गहरी नसें, वेन्स। हाँ, और इसमें एक खास नस है, बेसल वेन ऑफ रोजेंथल, BVR कहते हैं। उसकी बनावट में कुछ वेरिएशंस का भी शायद कोई लिंक हो सकता है। अच्छा, BVR, ये नस की बनावट, क्या इसके बारे में कुछ और पता चला है? कोई खास पैटर्न? हाँ बिल्कुल, हाल की स्टडीज इसी BVR पे काफी फोकस कर रही हैं। एक खास तरह की बनावट है, टाइप C BVR कहते हैं उसे। वो लगभग आप मानिए 47.7% PMSAH के मरीजों में मिली है। करीब आधे मरीजों में? धी तो एक थ्योरी ये है कि दिमाग के अंदर जो नसों का प्रेशर है, इंट्राक्रैनियल वीनस प्रेशर, वो अचानक बढ़ जाए तो ये नस फट सकती है। अचानक बढ़ जाए? कैसे? जैसे कोई जोर लगाने वाला काम करने से, खांसना, छींकना, वजन उठाना, जिसे वल्साल्वा मैनूवर कहते हैं, या फिर एक्सरसाइज। ये करीब 47.1% मामलों में रिपोर्ट भी हुआ है कि ब्लीडिंग से पहले ऐसा कुछ हुआ था। हालांकि ये भी है कि बहुत रेयर केस में, मतलब लगभग 5% में, ये वर्टिब्रोबैसिलर आर्टरी के एन्यूरिज्म से भी हो सकता है, या फिर AVMs या चोट वगैरह से भी, पर वो बहुत कम है। समझ गया। तो कारण अलग हैं और ज्यादातर पता भी नहीं। तो क्या लक्षण भी अलग होते हैं? क्योंकि एन्यूरिज्म वाला ब्लीड तो काफी खतरनाक माना जाता है। आपने सही पकड़ा। PMSAH के लक्षण आमतौर पर एन्यूरिज्म वाले SAH से हल्के होते हैं। अच्छा। सबसे आम है अचानक से तेज सिरदर्द। राइट। वो तो 90% से ज्यादा मरीजों में होता ही है। अच्छा। करीब 70% को मतली या उल्टी भी हो सकती है, और 24% को गर्दन में दर्द या अकड़न। पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये कि PMSAH के लगभग 96% मरीज पूरी तरह होश में रहते हैं। 96%? ये तो वाकई बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि एन्यूरिज्म फटने पर तो अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं, है ना? जी बिल्कुल। या फिर उनकी चेतना का हतर काफी गिर जाता है। PMP ऐसे में ऐसा बहुत कम होता है। तो फिर क्या इसमें खतरे भी कम होते हैं? कॉम्प्लिकेशंस? हाँ, वो भी काफी कम होती हैं। जैसे दिमाग में पानी भरना, हाइड्रोसेफलस, वो होता है, पर सिर्फ 14% के आसपास। और उनमें से भी बस करीब 3.5% को ही परमानेंट इलाज, जैसे शंट वगैरह की जरूरत पड़ती है। और वो नसों का सिकुड़ना, वेजोस्पैज्म, जो एन्यूरिज्म के बाद खतरनाक होता है? वो इसमें बहुत ही रेयर है। मतलब लक्षण पैदा करने वाला वेजोस्पैज्म सिर्फ 0.7% मामलों में देखा गया है, लगभग ना के बराबर। और दोबारा ब्लीडिंग का खतरा वो भी एक्सट्रीमली लो है। ये तो काफी राहत की बात है। तो पता कैसे लगाते हैं इसका निदान? निदान के लिए CT स्कैन सबसे जरूरी है, खासकर पहले 72 घंटों के अंदर। आजकल हाई रेजोल्यूशन CT एंजियोग्राफी, मतलब CTA, ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। ये काफी हद तक पारंपरिक DSA जांच की जगह ले रही है। DSA मतलब वो जिसमें डाई डालकर नसों की फोटो लेते हैं? हाँ, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। CTA कम इन्वेसिव है, इसलिए अब ज्यादा प्रेफर की जाती है। ठीक है, तो अगर एन्यूरिज्म नहीं है, खतरे कम हैं,
तो इलाज, मुझे लगता है सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती होगी फिर। ज्यादातर मामलों में आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कोई फटा हुआ एन्यूरिज्म है ही नहीं जिसे बंद करना हो। तो इलाज मुख्य रूप से सपोर्टिव रहता है, कंजर्वेटिव। सपोर्टिव मतलब मरीज को निगरानी में रखना, शायद कुछ दिन, 2 से 4 दिन आईसीयू में, बस ये देखने के लिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही। पर वो एन्यूरिज्म वाली सर्जरी जैसे क्लिपिंग या कॉइलिंग, उसकी जरूरत आमतौर पर नहीं पड़ती। तो फिर ठीक होने की संभावना कैसी है, प्रोग्नोसिस? प्रोग्नोसिस आमतौर पर बहुत अच्छी होती है, एक्सीलेंट। 97% से ज्यादा मरीज न सिर्फ जीवित रहते हैं बल्कि अच्छे से रिकवर भी कर जाते हैं। 97% से ज्यादा, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। लेकिन क्या सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है? मतलब क्या कोई लंबे समय तक चलने वाली दिक्कतें नहीं रहती? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, भले ही तुरंत के परिणाम बहुत अच्छे हों, कुछ स्टडीज ये दिखा रहे हैं कि काफी मरीजों को लंबे समय तक कुछ ना कुछ परेशानियां रह सकती हैं। अच्छा, किस तरह की परेशानियां? जैसे सोचने समझने में थोड़ी दिक्कत आना, कॉग्निटिव समस्याएं, याददाश्त कमजोर होना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी। मतलब बीड ठीक होने के बाद भी? जी, एक स्टडी में तो पाया गया कि घटना के काफी समय बाद भी 62% मरीजों को कोई ना कोई शिकायत थी और सिर्फ 41% ही अपने पुराने काम पर पूरी तरह से लौट पाए थे। बाप रे, ये तो चौंकाने वाली बात है। हाँ, और कुछ रिसर्च में दिमाग के वॉल्यूम में भी हल्के सूक्ष्म बदलाव देखे गए हैं। तो ये सब इस बात पर जोर देता है कि ठीक होने के बाद भी रेगुलर फॉलोअप कितना जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, PSMAH एक अलग तरह का ब्रेन ब्लीड है, एन्यूरिज्म से नहीं होता, शायद नसों से जुड़ा है। लक्षण हल्के होते हैं, तुरंत रिकवरी बहुत अच्छी है, 97% से ज्यादा। पर सबसे अहम बात यह है कि जिसे हम मामूली या सौम्य समझ सकते हैं, उसके भी लंबे समय तक असर रह सकते हैं, सोचने समझने पर, मूड पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर। बिल्कुल सही। और यही बात PMSAH को इतना दिलचस्प बनाती है अध्ययन के लिए, या मैं दिखाता है कि हम अभी भी कितना कम जानते हैं नसों से होने वाली ब्लीडिंग के बारे में और दिमाग पर उसके जो महीन, लंबे समय तक चलने वाले असर होते हैं उनके बारे में। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक आपात रूप से कम गंभीर लगने वाली न्यूरोलॉजिकल घटना भी किसी व्यक्ति की लॉन्ग टर्म हेल्थ, उसकी काम करने की क्षमता, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कितना प्रभावित कर सकती है। निश्चित रूप से ये आगे और खोजबीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है।